हेलो जी प्यारे बच्चों। तो अब हम हमारे कैपेसिटर की डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था भाई, एक बार उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। पहले पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस को। हमने कंडक्टर की कैपेसिटेंस का मतलब समझा था कि वो अपनी सरफेस पर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। फिर कैपेसिटेंस को डिफाइन करने के लिए हमने क्यू प्रोपोर्शनल टू वी बोला था। तो क्यू इक्वल्स टू सी वी आया था, तो वहाँ से सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी मिला था। वहाँ से हम कैपेसिटेंस की दो डेफिनेशंस बना सकते हैं, चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो, या पोटेंशियल को 1 से इंक्रीज करने के लिए जितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है उसको हम कहेंगे कैपेसिटेंस। एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमने बात की थी, तो कैपेसिटेंस सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई थी। रेडियस और कैपेसिटेंस के बीच में रिलेशन सी प्रोपोर्शनल टू आर हुआ। ठीक, फिर उसके बाद में हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटर के प्रिंसिपल की बात की थी। तो कैपेसिटर के प्रिंसिपल में हमने बेसिकली ये चीज़ डिस्कस की थी कि किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस को साइज, शेप और सराउंडिंग के मीडियम को चेंज किए बिना कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, वो हमने डिस्कस किया था कैपेसिटर का प्रिंसिपल। ठीक, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हुई, स्फेरिकल कैपेसिटर की बात हुई, वो सारा सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो तक डिस्कस कर लिया था। ठीक, अब हम एक नया टॉपिक लेकर के चल रहे हैं कैपेसिटर से ही रिलेटेड, कि फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स लगेगा। जाहिर सी बात है कि एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स तो लग रहा होगा। हमने ऐसे कह दिया कि एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई। इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस प्लेट पर हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हमने अर्थिंग कर दी। ये हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया, प्लेट्स के बीच का गैप डी हो गया, यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू आ गया, यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू आ गया। प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2, 1 की वजह से 2 पर या 2 की वजह से 1 पर अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना हो, बेसिक मैथडोलॉजी पर जाओ बेटा। बेसिक मैथडोलॉजी क्या कहती है, मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको आर दिया हुआ है। मैं आपसे कहूँगी Q1 की वजह से Q2 पर फोर्स कैलकुलेट करना है, या Q2 की वजह से Q1 पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे। Q1 की वजह से अगर Q2 पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो पहले Q1 की वजह से Q2 की पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, कितना आ रहा है Q1 की वजह से। फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बेसिक मेथड क्या है कि एक चार्ज की वजह से अगर दूसरे चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आपको एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज की पोजीशन पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को दूसरे चार्ज से मल्टीप्लाई करना है, तो दूसरे चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। यही तो तरीका हुआ, एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज की पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को उस चार्ज से मल्टीप्लाई, उस चार्ज पर फोर्स। यहाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम बात करें, अब मान लो 1 की वजह से 2 पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे, बीच के किसी पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया इधर की तरफ, ये आ गया E1 और ये आ गया E2। तो हम कहेंगे E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गड़बड़ मत करना, ध्यान से देखना। एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। बीच के किसी पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे E1 प्लस E2, एंड दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपसे कहूंगी 1 की वजह से 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब 2 पर मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, चार्ज Q से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस पर फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा F। बोलो हाँ या ना। तो F इक्वल्स टू सिग्मा को हमने बोल दिया Q अपॉन ए, तो Q अपॉन ए 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ गया Q, तो F इक्वल्स टू Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों प्लेट्स के बीच का फोर्स हमने कैलकुलेट कर दिया Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, साथ ही साथ अब हम यहां पर बात कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। फोर्स के साथ ही हम बात कर लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कि भाई कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी
ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं बेटा। एक तो फोर्स वाले तरीके से अपन बात कर लें। एक्चुअल में एनर्जी स्टोर कर कैलकुलेट करने का पहला तरीका क्या है कि मान लो ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, इस पर चार्ज पॉजिटिव हो गया, इस पर नेगेटिव हो गया, यहाँ प्लस क्यू बोल दिया, यहाँ पर माइनस क्यू बोल दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी बोल दिया है, प्लेट का एरिया हमने ए बोल दिया है, ये अर्थिंग कर दिया, ये सारा काम कर दिया अपन ने, ठीक है। हम कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर की बात कर रहे हैं कि एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है। इस चीज़ को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट अभी साथ साथ हैं, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो ज़ीरो है। अब सोचो अगर मैं इस गैप को बढ़ाना चाहूँ, मतलब उस गैप को ज़ीरो से डी तक पहुँचाना है। इस सिचुएशन को एक बार इमेजिन करके देखना कि दोनों प्लेट आपस में चिपकी हुई हैं एक तरह से, बिल्कुल पास पास है, तो उनके बीच का गैप ज़ीरो है। अब मैं इस गैप को अगर बढ़ाता हूँ और एक प्लेट पर चार्ज पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर चार्ज नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। तो बेटा गैप को जीरो से डी करने के लिए मुझे एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाना पड़ेगा या ये काम अपने आप हो जाएगा? आई विल हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स फॉर दैट। तो बाहर से हमको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है। तो उस गैप को जीरो से डी तक पहुंचाने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा वो वर्क ही कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होने का मीनिंग क्या है कि प्लेट्स के बीच का जो गैप है उसको जीरो से डी तक पहुंचाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। अब वो चीज हम कैलकुलेट कैसे करें? प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम कितना चाहिए? मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स इस एफ के इक्वल तो चाहिए, मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक्सटर्नल फोर्स मैंने लगाया, ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ds लूं, मतलब प्लेट को ds डिस्टेंस से खिसकाना है, तो उसके लिए छोटा सा वर्क डन dw इक्वल्स टू क्या आएगा, f एक्सटर्नल इक्वल इनटू ds। टोटल वर्क डन की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वर्क डन W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन f एक्सटर्नल ds, दैट इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट ds, और डिस्प्लेसमेंट जीरो से d तक। क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, सोल्व करेंगे तो ये d आ जाएगा, तो वर्क डन आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये 1/c है, तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये वर्क डन आ गया जो कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हुई उसको हमने क्या लिखा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2c, क्यू को मैंने लिख दिया cv का स्क्वायर, तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, c से c कैंसिल हो गया, हाफ cv स्क्वायर भी कह सकता हूँ। फिर इसको भी एक दूसरे तरीके से लिख सकता हूं कि हाफ cv इंटू v, cv को मैंने बोल दिया q, तो ये आ गया हाफ qv। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, या कह दो हाफ cv स्क्वायर, या कह दो हाफ qv, एक ही बात है, तीनों तरह से बोला जा सकता है। ठीक, एक तरीका तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसको निकालने का हुआ ये, ठीक। एक दूसरा तरीका भी है बेटा हमारे पास। क्या तरीका है वो और सुनो, कि मान लो हमने कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, चार्ज सप्लाई करने के लिए बैटरी तो लगानी पड़ेगी ना, ये हटाया हमने और हमने कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट किया, ये हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, मान लो 20 वोल्ट की हमने बैटरी लगा दी। अब पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल करके इस प्लेट पर चार्ज पहुंच रहा है, ठीक है, समझे मेरी बात को ध्यान से। मान लो किसी इंस्टेंट पर कैपेसिटर पर जो चार्ज है Q है और उसका पोटेंशियल V है, चार्ज होता जा रहा है, कैपेसिटर पर चार्ज आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से, और फाइनली उस पर चार्ज कितना होना है, Q। तो चार्ज की लिमिट हो गई है 0 से Q तक। बीच में किसी इंस्टेंट पर कैपेसिटर पर चार्ज Q है और उसका पोटेंशियल V है।
इस इंस्टेंट पर अगर मैं कैपेसिटर को डी क्यू चार्ज और सप्लाई करूं, जबकि उसके पास में क्यू चार्ज ऑलरेडी है, और मैंने उसको डी क्यू चार्ज और सप्लाई किया, तो क्या डी क्यू चार्ज को सप्लाई करने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। कितना? हमने बोला कि उसका पोटेंशियल V है, इसका मतलब यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क होगा वो V है। यूनिट चार्ज के लिए अगर वर्क डन V है तो डी क्यू चार्ज के लिए वर्क डन कितना आएगा? डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी क्यू इंटू V। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी क्यू इंटू V को हमने लिख दिया है Q अपॉन C। टोटल वर्क डन निकालें तो W इक्वल्स टू Q अपॉन C डी क्यू इंटीग्रेशन, Q की लिमिट हो गई है 0 से Q तक, 1 अपॉन C बाहर, Q का इंटीग्रेशन किया तो Q स्क्वायर अपॉन 2, 0 से Q तक की लिमिट, सॉल्व किया तो Q स्क्वायर अपॉन 2C। यही वाली चीज देखो, जो वर्क उसको चार्ज सप्लाई करने के लिए हमने किया वो सारा का सारा एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होने का मतलब है कि उस पर चार्ज सप्लाई करने के लिए जितना वर्क हुआ वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2C हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। मतलब ये हमारे पास में दो तरीके हो गए कैपेसिटर की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, अब एनर्जी के साथ में एक छोटी सी चीज हो रही थी बेटा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है? डेंसिटी अपने आप में एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, और डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जैसे हम मास डेंसिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी क्वांटिटी की डेंसिटी की बात करते हैं तो दैट क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही अब मैंने बोला एनर्जी डेंसिटी, तो सोचो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी डेंसिटी U से डिनोट कर रहा हूं, तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब हुआ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये V पोटेंशियल नहीं है, ये वॉल्यूम है। तो कैपेसिटर के यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी स्टोर होगी उसको हम एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। निकाल लेते हैं। U इक्वल्स टू कैपिटल U हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2C। अच्छा, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका वॉल्यूम कितना आएगा भाई? देखो, प्लेट का एरिया A है दोनों का और बीच का गैप D है, तो बीच में जो वॉल्यूम है जिसमें एनर्जी स्टोर हो रही है, क्या वो वॉल्यूम AD है? तो वॉल्यूम हमने क्या लिख दिया? वॉल्यूम हमने लिख दिया AD। बोलो हाँ या ना? अरे कैपेसिटर का वॉल्यूम A इंटू डी तो लिखेंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखें? अब इसको मैंने लिख दिया Q स्क्वायर अपॉन 2, C को मैंने लिख दिया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। सही लिखा? ये आ गया AD, D से D मर गया। Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। सही चल रहा हूं? अच्छा, अब Q को मैंने क्या लिख दिया? सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू A, तो सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, A स्क्वायर से A स्क्वायर, U इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बस लिखने के तरीके बदलता जा रहा हूं मैं। देखो कैसे, सिग्मा अपॉन 2 इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट चलेगा? चलेगा। इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को तो ये लिखा, फिर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड। क्या फायदा हुआ भाई? फायदा ये हो गया कि अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में हाफ एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये और ये। अब कहानी क्या बची? सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। बोलो ये बचा या नहीं बचा? मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। क्या ये बात सही है?
क्या चीज बन गई, हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट को ई बोल दिया। जरूरी नहीं है कि जिस तरह से मैंने निकाला आप भी उसी तरह से निकालो। अल्टीमेटली बात यह है कि एनर्जी डेंसिटी जो आएगी वो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आएगी, ये बात कंफर्म होगी। ठीक है, अब मैंने इस तरह से सोल्व किया, आप हाफ सी वी स्क्वायर को भी काम में ले सकते थे, हाफ सी वी स्क्वायर से भी ये चीज निकल कर आ जाती। तो एनर्जी डेंसिटी कितनी आई, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। बोलो यहां तक की बात अपन को क्लियर हो गई 100% तरीके से, पक्की बात है। चलो जी, यहाँ तक की कहानी को अपन को देखना है एक बार अच्छे तरीके से ध्यान से, फिर आगे की थोड़ी सी चीज और डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स। ठीक है जी, हेडिंग समझ में आ रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स, मतलब हमारे पास में दो कंडक्टर्स हैं, कुछ कुछ उनके ऊपर चार्जेस है, हमने दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर चार्ज ट्रांसफर हो, अगर दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है तो एक से दूसरे पर कितना चार्ज जाएगा, फिर फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वो सेम पोटेंशियल कितना आएगा। फिर हमको ये देखना है कि जब चार्ज एक से दूसरे पर ट्रांसफर होगा तो एनर्जी का कितना लॉस होगा। ये कुछ चीजें अपन को चेक करनी है। मान लो हमारे पास में एक कंडक्टर ये है, स्फेरिकल हो चाहे कैसा भी हो, दूसरा कंडक्टर हमारे पास में ये है, इनका कैपेसिटेंस C1 और C2 है भाई। ठीक है, अब इन पर जो चार्जेस हैं, इनिशियली बात कर रहा हूं, इन पर जो चार्जेस हैं वो Q1 और Q2 है, दूसरे वाले पर जो चार्ज है इनिशियली वो कितना है, ये Q2 है, कैपेसिटेंस इनका C1 और C2 है, पोटेंशियल इनके V1 और V2 मान लिए। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस के कंडक्टिंग वायर से। ठीक है, अब एक कंडक्टर हमारा ये हो गया, दूसरा कंडक्टर हमारा ये हो गया, कैपेसिटेंस तो इनका अभी भी C1 और C2 ही है, कैपेसिटेंस तो C1 और C2 है। ठीक है, मान लो इनिशियली V1 ग्रेटर देन V2 था, उल्टा भी हो सकता था, V2 ग्रेटर देन V1 भी हो सकता, हमने पहले का पोटेंशियल दूसरे का पोटेंशियल ज्यादा माना, दोनों को नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस के कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया। इसके लिए मैंने एक खास बात क्या बोली है, नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस। क्या मतलब हुआ इसका, क्यों कह रहे हैं हम ये बात, कि हम इस वायर की जो कैपेसिटेंस है वो नेग्लिजिबल लेकर के चल रहे हैं। इसका मतलब ये जो वायर है ये कोई भी चार्ज अपने पास में स्टोर नहीं करेगा, इसकी कैपेसिटेंस नेग्लिजिबल है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये हुआ कि एक से चार्ज ट्रांसफर होकर के वायर के थ्रू दूसरे पर जा रहा है। अगर वायर की कुछ कैपेसिटेंस होगी तो कुछ चार्ज तो ये वायर अपने पास रख लेगा, तो जितना चार्ज एक कंडक्टर से चला वो सारा का सारा दूसरे कंडक्टर पर नहीं पहुंचेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि एक से जितना चले वो दूसरे पर पहुंच जाए, तो इस कंडक्टिंग वायर की कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए, नेग्लिजिबल, इसीलिए हमने इसकी कैपेसिटेंस को नेग्लिजिबल बोला। अब पहले से दूसरे पर चार्ज ट्रांसफर होगा क्योंकि हम V1 ग्रेटर देन V2 लेकर के चल रहे हैं, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना है, तो पहले पर चार्ज कितना रह गया Q1 डैश, दूसरे पर कितना हो गया Q2 डैश, फाइनली पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया, जिसको हमने लिख दिया VCM। VCM, CM का मतलब हो गया कॉमन, और इसको हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे भाई, कॉमन पोटेंशियल, मतलब दोनों पर जो सेम पोटेंशियल आ जाएगा उसको अपन बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो पहले तो अपन ये कॉमन पोटेंशियल निकाले साहब कितना है, ये सिचुएशन है कनेक्ट करने से पहले की, बिफोर, और ये सिचुएशन है कनेक्ट करने के बाद की, मतलब आफ्टर। ठीक है, क्या चीज ऐसी है जो सिस्टम के लिए पहले भी उतनी थी और बाद में भी उतनी है, टोटल चार्ज। भाई एक से चार्ज दूसरे पर ट्रांसफर हुआ तो एक के पास जितना चार्ज कम हुआ दूसरे के पास में चार्ज उतना ही तो ज्यादा हो गया, सिस्टम का टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा। तो चार्ज कंजर्वेशन से अगर हम बात करें तो यहां लिखता हूं मैं, तो क्या कहना चाहिए, Q1 प्लस Q2
इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। तो इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने लिखा C1 V1 प्लस में इसको लिखा C2 V2 इक्वल्स टू C1 VCM प्लस C2 VCM। सही कह रहा हूँ क्या? तो VCM को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में आ गया C1 प्लस C2। ये हमारे पास में कॉमन पोटेंशियल आ गया भाई। बोलो ये बात क्लियर हुई क्या? तो कॉमन पोटेंशियल हमारे पास ये आ गया। अब पहले कंडक्टर पर चार्ज कम हो गया तो उस पर लॉस कितना हो गया, Q1 लॉस कितना हो गया, Q1 माइनस Q1 डैश। अरे बोलो हाँ या ना, चार्ज कम हो गया ना पहले वाले पर, लॉस कितना हो गया, Q1 माइनस Q1 डैश। तो हमने लिखा C1 V1 माइनस C1 VCM, फिर C1 कॉमन आ गया ब्रैकेट में, V1 माइनस VCM आ गया। ठीक, तो कितना आ गया, C1 ब्रैकेट में V1 माइनस VCM को लिखा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। सिंपल मैथ चल रही है भाई। C1 ब्रैकेट में C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन में आ गया C1 प्लस C2। ये मर गया C1, C2 भी कॉमन आ गया ब्रैकेट में V1 माइनस V2। बोलो हाँ या ना, C1 C2। ठीक है, इसको मैं एक बार थोड़ा सा इरेज करता हूँ, साफ साफ लिखता हूँ। ये आ गया C1 C2 ब्रैकेट में आ गया V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये पहले वाले के चार्ज में लॉस। अब किसी ने कहा सर दूसरे वाले के चार्ज में गेन भी निकालो, तो मैं कहूँगा भैया थोड़ा सा कॉमन सेंस ही लगा लो। अरे पहले वाले के पास में जितना लॉस होगा दूसरे के पास में उतना ही तो गेन होगा। तो मैंने निकाल लिया कि पहले कंडक्टर पर चार्ज का लॉस कितना है, C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, दूसरे पर उतना ही गेन होना है। कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। हाँ, एनर्जी का लॉस अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि साहब सिस्टम की एनर्जी में कितना लॉस हुआ, सिस्टम की एनर्जी में लॉस कितना हुआ वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है साहब, इनिशियली सिस्टम की एनर्जी देख लो, फाइनल सिस्टम की एनर्जी देख लो, और लॉस की बात कर रहे हो तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो। ठीक है, तो हमने इनिशियल एनर्जी देखी सिस्टम की, तो इनिशियल कितनी है, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। और फाइनल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, हम लिखेंगे हाफ C1 VCM स्क्वायर प्लस हाफ C2 VCM स्क्वायर। ठीक है, तो एनर्जी लॉस कितना आ गया, U लॉस लिखेंगे इनिशियल माइनस फाइनल, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस का VCM स्क्वायर और ब्रैकेट में C1 प्लस C2 और ब्रैकेट बंद। समझ गए? तो लॉस कितना आ गया, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। ये VCM लिखा मैंने, उसका स्क्वायर कर दिया, और ये आ गया C1 प्लस C2 ब्रैकेट बंद, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, विद योर काइंड परमिशन एक बार ऊपर वाली चीज भी इरेज कर देता हूं मैं, जिससे पूरा डेरिवेशन कर पाए अपन। अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। तो U लॉस कितना आ गया, हाफ ब्रैकेट C1 प्लस C2 अपना LCM आएगा, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस
C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ठीक है। और अपॉन में क्या आया, C1 प्लस C2। हमने C1 प्लस C2 को एलसीएम लिया साहब, तो ये पूरी कहानी मिली है। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल, ये और ये C1 C2 कॉमन है क्या, C1 C2 कॉमन है क्या, तो हाफ C1 C2 कॉमन, ब्रैकेट में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। क्लियर तो है। तो लॉस कितना है बेटा, लॉस आ रहा है हाफ C1 C2, ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, ये एनर्जी का लॉस। ठीक है, जो चार्ज का लॉस आया आप ध्यान से देखो तो उससे डायरेक्ट याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, डेरिवेशन तो पूरा आना ही चाहिए अपन को। आपको पहले कंडक्टर के चार्ज में लॉस या दूसरे कंडक्टर के चार्ज में जो गेन है उसका एक्सप्रेशन याद है, क्या मिला था, C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। बस उसमें यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर 2 लगा दो, एनर्जी लॉस बन जाएगा। एनर्जी लॉस याद है तो दोनों 2 हटा दो तो चार्ज लॉस बन जाएगा। समझ गए मेरी बात। तो इस तरह से एक से दूसरा एक्सप्रेशन अपन को याद हो जाएगा। ये तो याद रखने का एक तरीका छोटा सा मैंने बताया। एक अहम सवाल ये है कि सर आपने एनर्जी लॉस निकाल लिया, पूरा डेरिवेशन कर लिया, हमने भी मान लिया, आपको कैसे पता लगा सर पहले की एनर्जी लॉस हो रहा है। लॉस की बात ही क्यों आई आपके दिमाग में, प्रॉफिट भी तो हो सकता था, गेन भी तो हो सकता था, एनर्जी आ भी तो सकती थी। तो मैं कहूँगा मैंने सिंपली ये सोचा कि यार चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है, कुछ ना कुछ शायद एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। मैंने एक आइडिया ले लिया कि यार लॉस हो रहा होगा, मैं तो लॉस कैलकुलेट करने चल दिया। अब मैंने कैलकुलेट किया, मैंने लॉस कैलकुलेट किया, मैं तो इस रिजल्ट पर पहुंचा। अब यहाँ पहुंच करके मेरे को कंफर्म हो जाएगा कि लॉस है या प्रॉफिट है। कैसे कि देखो जी, दो बात होंगी, या तो V1 ग्रेटर देन V2 होगा या V2 ग्रेटर देन V1 होगा। आपको सर तीसरी बात भी तो होगी, V1 इक्वल्स टू V2 भी तो हो सकता है। फिर चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, V1 इक्वल्स टू V2 है तो शांत है, फिर तो सब जिसके पास जितना चार्ज है वो ऐसे ही रहेगा, खत्म हो गई बात। एक से दूसरे पर चार्ज कब जाएगा, जब V1 ग्रेटर देन V2 या V2 ग्रेटर देन V1। अच्छा, V1 ग्रेटर देन V2 हुआ तो ये ब्रैकेट हमारा पॉजिटिव आएगा, उसका स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो यू लॉस कैसा आएगा, पॉजिटिव। यू लॉस पॉजिटिव, इसका मतलब यू आई माइनस यू एफ विल बी पॉजिटिव। इट मीन्स इनिशियल एनर्जी विल बी ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी। तो V1 ग्रेटर देन V2 होने पर इनिशियल विल बी ग्रेटर देन फाइनल, हो गया लॉस। मतलब लॉस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, और लॉस की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब लॉस है। हाँ, लॉस की वैल्यू अगर नेगेटिव आती तो प्रॉफिट होता। V2 ग्रेटर देन V1 हुआ तो अब आप सोचोगे सर उल्टा, अरे V2 ग्रेटर देन V1 हुआ तो ये जो ब्रैकेट है ये नेगेटिव आएगा, लेकिन बेटा उसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब यू लॉस की वैल्यू फिर पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब फिर हम क्या कहेंगे कि इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी। तो V1 ग्रेटर देन V2 हो चाहे V2 ग्रेटर देन V1 हो, एनर्जी में हमेशा लॉस ही होना है सर, एनर्जी में लॉस ही होना है। तो ये चीज़ हमको कंफर्म हो गई। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचे कि सर लॉस हुआ तो ये एनर्जी गई कहाँ। हमने दोनों के बीच में एक वायर कनेक्ट किया हुआ था, उस वायर के थ्रू चार्ज ट्रांसफर हो रहा था, उसमें से चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब उस वायर में से करंट जा रहा था। वायर में से करंट जाने का मतलब क्या है, जूल साहब ने हमको एक चीज़ बताई थी, हीटिंग इफेक्ट, कि एक रेजिस्टेंस में से एक वायर में से अगर करंट का फ्लो होता है तो वायर गर्म हो जाता है, हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। तो जब चार्ज एक से दूसरे पर ट्रांसफ़र होगा, वायर में से पास होगा, इसका मतलब उसमें से करंट पास हो रहा है। करंट पास हो रहा है इसका मतलब जूल के अकॉर्डिंग वो वायर गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है तो उसमें से हीट निकल रही है। वो हीट क्या है, वो एनर्जी है। कहाँ से आई, ये जो लॉस हो रहा है कैपेसिटर की या कंडक्टर की एनर्जी में या सिस्टम की एनर्जी में, ये जो लॉस हो रहा है ये हीट की फॉर्म में हमको मिल रहा है।
तो जितना यहाँ लॉस हो रहा है उतनी उस वायर से हीट की फॉर्म में एनर्जी निकल रही है। कनेक्शन समझ में आया? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिस्टम की एनर्जी में तो लॉस हुआ बट टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। जो लॉस हुआ वो हीट की फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? 100% तरीके से कंफर्म कर देना भाई, पक्के तरीके से। ठीक है, चलो यहाँ तक की चीज़ भी देखो। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसको डिस्कस करने के बाद फिर अपन प्रॉब्लम डिस्कशन पर आएंगे। तो एक वीडियो, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक वीडियो फिर अपना प्योर प्रॉब्लम डिस्कशन का होगा। ठीक है ना? तो जिन बच्चों को केवल प्रॉब्लम्स करनी है कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वो डायरेक्ट वो वाला वीडियो देख सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम वाला सेगमेंट में एक अलग से बनाऊंगा, उसमें प्रॉब्लम्स देख लेना, और जिसको थ्योरी वगैरह देखनी है वो इन वीडियोज़ का रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, चलो जी, पढ़ाई करो, आनंद करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।